नमस्कार, स्वागत है सबका मनी 9 के स्पेशल शो में, जिसमें हम आज बात करेंगे बजट 2025 की। बजट पेश होने में महज कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंच भी चुकी हैं और 11 बजे आप बजट सुनना शुरू भी कर देंगे। लेकिन उसके पहले चलिए कुछ इस बजट की इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं। हर देश के हर नागरिक ने कुछ उम्मीदें लगा के बैठी हुई हैं। स्पेशली जो कुछ चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के सामने, वो क्या हैं और किन बड़े मुद्दों पर आज हमें घोषणा होते हुए दिखाई दे सकती है। इस पर हमने लगातार कवरेज की है, लेकिन आपको एक ग्लिम्स दे देते हैं कि आज के बजट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस पूरे मुद्दे पर हम मेरे साथ बातचीत करने के लिए अंकित भी मौजूद हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक अपडेट मैं ये दे दूं दर्शकों को कि वित्त मंत्री का ये 8वां बजट है। लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री है, तो एक बड़ा रिकॉर्ड देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बना दिया है। लेकिन अंकित, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी बजट से और क्या लग रहा है आपको आज क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए हर बार की तरह उम्मीदें तो इस बार भी हमने सजाई हैं। ठीक है, और वित्त मंत्री का इस बार जैसा कि हम आपने बताया कि शायद 8वां बजट है ये लगातार, और उन्होंने इस बार रिकॉर्ड भी वो बनाने जा रही हैं। तो आई थिंक कि कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग तो होना चाहिए, कुछ रेवोल्यूशन इस बार हमें देखने को मिल सकता है। जी अंकित। लेकिन हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो रिकॉर्ड है इनका 8वीं बार का, एक इसमें थोड़ा सा एक क्रक्स भी है एक चीज़ की। मोरारजी देसाई जो थे देश के, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने करीब 10 बार बजट पेश किया है। लेकिन अब रिकॉर्ड फाइनेंस मिनिस्टर के पास क्यों जा रहा है? तो एक्चुअली इसमें है क्या कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने 6 बार बजट पेश किया। उनका जो टर्म था 1959 से लेकर के 1964 के बीच, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस बीच उन्होंने 6 बार बजट पेश किया। और उसके अलावा 4 बार और पेश किया 1967 से लेकर 1969 तक। तो 10 बार का टोटल जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई ने अपने नाम कर रखा है। तो मोदी 3.0 में वित्त मंत्री वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि फिक्स कार्यकाल ही है। लेकिन लगातार अगर हम पेश करने की बात करें, कंसेक्यूटिव बजट्स की बात करें, तो उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगे हैं। लगातार उन्होंने 8वां बजट वो आज पेश करने जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अंकित, अब क्या कुछ उम्मीदें हैं? और सबसे पहले तो चुनौतियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि इकॉनमी स्लो डाउन से गुजर रही है। एक बड़ी चुनौती कंजम्पशन की है, जिसमें लोगों की जेब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम्स की बात सुनने में आ रही है कि लोगों के पास पैसा बचना चाहिए। इसको लेके एक तो इनकम टैक्स में छूट की बात भी हो रही है अंकित। स्लैब्स को कहाँ तक बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए स्लैब्स को तो नागरिक तो यही चाहेंगे कि जहाँ तक बढ़ाया जा सकता है वहाँ तक इसे बढ़ा दिया जाए। लेकिन फिर इकोनॉमी के लिए भी वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात हो जाती है, सरकार के रेवेन्यू पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे वो तकरीबन 10 से 12 लाख जी। लेकिन सत्यम ये कि हम इसमें जो आज की जो हमारी डिस्कशन है, इसमें हम सिर्फ जो बड़ा इनकम टैक्स का जो एक मुद्दा है ना, उसको लेकर के बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस भी वहीं होने वाला है। जो ओवरऑल जो डिस्पोजेबल इनकम की हम बात करते हैं कि वहाँ पे बढ़त आनी चाहिए, तो उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट देना ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा सरकार के लिए। और आई थिंक जो स्लो डाउन हमें इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, कंजम्पशन में जो कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, इस बार सरकार उस पर फोकस करे, यही हर नागरिक की डिमांड है। और आई थिंक वो भी कुछ ऐसा ही प्लान करके बैठे होंगे। जी अंकित, बिल्कुल। लेकिन दो बातें हैं। एक तो इनकम टैक्स में अगर राहत मिलती है तो उससे लोगों के पास पैसे बचेंगे और वो इकोनॉमी में खर्च में हमें देखने को मिल सकता है। तो जो कंजम्पशन की प्रॉब्लम, स्पेशली अगर हम देखें तो अर्बन कंजम्पशन, अभी तक हम भारत के लिए रूरल कंजम्पशन चुनौती बना हुआ था, ग्रामीण इलाकों से खपत कम हो रही थी। लेकिन इस बार जो अभी समय चल रहा है उसमें हमें अर्बन कंजम्पशन में चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण अर्बन कंजम्पशन पर जोर दिया जाएगा, जिसके लिए इनकम टैक्स में राहत हमें देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात, रूरल कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, जैसा कि आपने बोला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है। जनधन जैसी स्कीमों पर भी क्या आवंटन बढ़ाया जाएगा? क्या और भी जो सरकार की स्कीमें हैं महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसी स्कीम्स में इस बार के बजट में क्या फोकस रहेगा या नहीं? ये एक कंजम्पशन बेस्ड स्टोरीज हैं जिनके ऊपर कंजम्पशन की जिम्मेदारी टिकी हुई है। और देखिए इस बजट में आई थिंक हमें ये सेक्टोरल एक्सपेक्टेशंस को फिलहाल के लिए भूल जाना चाहिए, क्योंकि सेक्टर्स के लिए हम हर साल ही कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखते हैं, उनमें से कुछ पूरी होती हैं और एलोकेशन जो भी है वो सारी चीज़ एक तरफ है। लेकिन ओवरऑल जो मुद्दा है इस बार का वो आपकी जेब का ही है, और प्राइवेट केपेक्स का भी कहीं ना कहीं पे आपकी जेब का मुद्दा है। और ये प्रधानमंत्री ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी, मीडिया से जो बातचीत की थी, उसमें भी काफ़ी हद तक संकेत दिए थे कि मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वो गरीबों और मध्यम वर्ग पर कृपा बनाए।
तो हम हर बार ये देख रहे हैं कि बजट के दौरान वित्त मंत्री को माँ लक्ष्मी की तरह पोस्ट किया जाता है भाजपा के ट्विटर हैंडल से और कई जगहों से। तो क्या इस बार माता लक्ष्मी मिडिल क्लास और गरीब वर्ग को राहत देंगी कि नहीं, ये तो हो गया अहम बात इनकम की। लेकिन जी हाँ अंकित, बिल्कुल आपने सही बोला। अगर कैपेक्स के मोर्चे पर भी हम देखें तो कैपेक्स में स्लो डाउन देखने को मिला, क्योंकि इसके पहले वाली टेन्योर में गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त कैपेक्स किया था, मार्केट्स भी तेज़ी से भगे थे। लेकिन अभी फिलहाल समस्या है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स भी कम है और प्राइवेट कैपेक्स भी सुस्त पड़ा हुआ है। तो ये तीन आई थिंक सबसे जो बड़े मुद्दे यहाँ पर, एक तो आपकी जेब पर आज कैसा असर पड़ सकता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पर क्या करने वाली है, ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। और तीसरी चीज़ जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बात कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट केपेक्स हो या फिर प्राइवेट केपेक्स, दोनों साइड पर ही काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आज। ये जो पूरा बजट होने वाला है ये इसी के अराउंड होगा। सेक्टोरल अनाउंसमेंट्स आती रहेंगी, बट जो मेन फोकस का है वो आज इन तीन चीज़ों पे एक अहम चीज़ ये भी है अंकित की जो डिस्पोजेबल इनकम की हम बात करते हैं कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बचना चाहिए। अब वो कैसे बचेगा, जो बिल्कुल सही बात आपने बोली कि इनकम टैक्स में राहत देके ही अर्बन कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है। डिस्पोजेबल इनकम अर्बन एरियाज़ में बढ़ती हुई देख सकती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में से इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही कम है, डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम ही होता है। तो सैलरीड क्लास को राहत मिलने की उम्मीद, अब जरूरी ये है कि हर बार सैलरीड क्लास राहत की उम्मीद लगाता है, लेकिन इस समय इकोनॉमी स्लो डाउन से भी गुजर रही है, तो उसका भी एक अहम इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। मतलब कि इस बार चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो हमारी उम्मीदें जो हैं वो इस बार पूरी होती दिखेंगी। प्री बजट में जो जितनी हमारी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात हुई, हर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने ये बोला है कि लोगों की जेब में पैसा होना इस समय बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये तो उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है, लेकिन इतनी निराशा भी पहले मिल चुकी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं बैठा हुआ हूँ कि 15 लाख तक हमें टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल 5 लाख 3 लाख तक ही मिलता है। तो हाँ, ये ज़रूर मैं जान रहा हूँ कि ये मुझे विश्वास हो रहा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम पर ही शिफ्ट करें, उसको लेके इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट सरकार दे सकती है इसमें। चलिए, तो ये थे तीन बड़े मुद्दे जिस पर आज का जो ये बजट है ओवरऑल यहीं पर फोकस होने वाला है। और साथ ही आप थोड़ा समय का इंतज़ार करिए, 11 बजे से जो वित्त मंत्री हैं हमारी वो इसको पेश करेंगी। खैर सत्यम, ये 11 बजे का क्या है, ये हमेशा 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है, इसको लेकर के भी एक कहानी है आई थिंक। जी देखिए, तो ये कॉलोनियल इम्पैक्ट था। पहले 1999 के पहले तक जो बजट पेश होते थे, 1923 से आई गेस बजट पेश हो रहा है इंडिया में, उस समय ब्रिटिश रूल हुआ करता था और ब्रिटेन में बजट पेश होता था सुबह 11 बजे, लेकिन उस समय इंडिया में बजते थे 5। तो इस वजह से कॉलोनियल इम्पैक्ट था कि वहाँ 11 बजे पेश हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी 5 बजे, क्योंकि दोनों जगहों को एक ही जगह से बजट पेश होना होता था, तो वो यहाँ पे देश में 5 बजे तक पेश होता था। और आज़ादी के बाद ये 1999 तक 1999 तक चला ये रिवाज। उसके बाद यशवंत सिन्हा जी ने इसको बदला और उसके बाद से 99 का बजट सुबह 11 बजे पेश होना शुरू हुआ, जो कि एक बड़ा स्टेप था कि हम कॉलोनियल रूल से बाहर निकल रहे हैं और एक सॉवरिन कंट्री की तरह अपने डिसीजन लेते हुए एक अपना इंडिपेंडेंट बजट पेश कर रहे हैं। जो हालांकि इंडिपेंडेंट बजट पेश होता था, लेकिन एक इम्पैक्ट था कॉलोनियल रूल्स का जिसको तोड़ा गया था 1999 में। बिल्कुल, तो मतलब आज फिर हमें 11 बजे ही वो बही खाता खुलते हुए दिखेगा और निर्मला सीतारमण जी संसद पहुंच भी डिजिटल बही खाता खुलता हुआ दिखेगा। और अक्सर हम इंग्लिश और हिंदी बजट की हमने आपको कई सारी डिटेल्स बताई दी हैं कि कैसे पहले सिर्फ इंग्लिश में बजट पेश होता था, क्योंकि वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए था, जो हमारे देश के जो एलीट क्लास हैं, जो गरीब तबका था, उनके लिए बजट का कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन अब महत्व जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा मिडिल क्लास है उनके लिए बढ़ता है, यहाँ पर दिख रहा है। जी, तो ये था पूरा मामला प्री बजट के मामले में। अब वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, वो कुछ ही देर में, महज 1 घंटे बचे हुए हैं बजट पेश होने में, तो देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होती हैं। हम उसकी डायरेक्ट कवरेज आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मनी 9 की पूरी टीम आप तक पहुंचती रहेगी हर एक छोटी और बड़ी डिटेल के साथ बजट की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी जेब और अपने बाजार के असर को जानने के लिए और इस बजट के में होने वाली महत्वपूर्ण घोषणाओं को जानने के लिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मनी 9।